Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in today's video we will start reading with our next poem from the book First Flight. It is poem number 11 and it is in fact the last poem of the book, okay, and the name of the poem is For Anne Gregory, right? And this poem is written by one of the most famous poet, that is William Butler Yeats, okay. So he is one of the very famous, very important poet and he has also won Nobel Prize for Literature, okay. And this poem For Anne Gregory, it is one of the very famous poems of W.B. Yeats to William Butler Yeats, okay. So let's start reading the poem. Before you read, before start reading the poem, let's get some idea about the poem. This poem is a conversation between a young man and a young woman, okay. So this poem is written in three stanzas are there, and this poem is like a conversation, okay, between a young man and a young woman, okay. So there are one man and there is a one woman also, and they are talking about something, right? So what are they arguing about? So what is the matter? What is the subject that they are discussing, that they are talking about, and what they are arguing about, right? So that subject we will come to know when we will read the poem. So let's start. So this is the first stanza of the poem, right? So the poet is saying, never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored rampers at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair, okay. So first of all, the thing that we should notice that this stanza is written between inverted commas, right? Inverted commas में इस stanza को लिखा गया है, जो sentences है वो inverted comma में है. So जो inverted comma में हम लिखते हैं वो क्या होते हैं? वो एक्चुअली में डायलॉग्स होते हैं, राइट, जिन्हें किसी स्पीकर ने बोला है, ओके. सो एज वी हैव रेड अर्लियर दैट दिस पोएम इज अ काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. एक यंग मैन है, एक यंग वुमेन है, दे आर टॉकिंग, राइट, वो आपस में बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट स्टैंजा इज स्पोकन बाय द यंग मैन, ओके. एंड नाउ हु इज द यंग मैन, वो पोएट ने यहाँ पे क्लियर नहीं किया है. मे बी द पोएट इज हिमसेल्फ टॉकिंग राइट हियर, राइट. हो सकता है जो पोएट है वो खुद बात कर रहे हैं एंड ही इज टॉकिंग विद एन ग्रेगरी, ओके. सो जो यंग वुमन है वो कौन है? शी इज एन ग्रेगरी एंड मे बी द यंग मैन इज पोएट हिमसेल्फ, ओके. सो व्हाट द पोएट इज सेइंग, ही इज सेइंग नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर. डेस्पेयर मीन्स अ सैडनेस, ओके. सो वो कह रहे हैं कि कभी भी किसी यंग मैन को सैडनेस में नहीं आना चाहिए, राइट. तो कभी भी उसको इतना ज़्यादा सोरो फील नहीं करना चाहिए बाय दोज ग्रेट हनी कलर रैम्पर्स एट योर ईयर. वाई? उस यंग मैन को सैडनेस क्यों नहीं फील करना चाहिए? वो सैड क्यों फील करेगा? सो आगे पॉइंट कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द रैम्पर्स. नाउ व्हाट इज रैम्पर्स? जो लिटरेरी मीनिंग होता है रैम्पर्स का वो क्या होता है? रैम्पर्स मीन्स अ डिफेंसिव वॉल ऑफ अ कैसल, ओके. सो आई एम श्योर आप सबने कैसल्स देखे होंगे, फोर्ट देखे होंगे, ओके. सो जो फोर्ट की जो आउटर वॉल होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टिव वॉल होती है, डिफेंसिव वॉल होती है, राइट. सो उस वॉल को कहते हैं रैम्पर्स. सो हियर इन द पिक्चर यू ऑल कैन सी these are ramparts, right. So ये जो strong wall होती है, protective wall होती है, these walls are called ramparts. और यहाँ पे जो ramparts है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? यहाँ पे ramparts यूज़ किया है पॉइंट ने एन ग्रेगरी के हनी कलर्ड हेयर के लिए, राइट. सो ये जो गर्ल है, ये जो वुमेन है जिसे हमने एन ग्रेगरी कहा है, सो ये जो एन ग्रेगरी है इसके जो बाल है वो कैसे हैं? दे आर हनी कलर्ड. हनी कलर का मतलब हियर इन द पिक्चर यू कैन सी जो गोल्डन कलर हेयर है, हनी कलर्ड हेयर है, इस तरह के उसके बाल हैं, ओके. अब उसके जो हेयर है दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर सो प्रिटी कि जब कभी भी वेन एवर एनी यंग मैन उसको देखता है, उस यंग मैन इन ब्यूटीफुल हेयर को देखता है, राइट. सो ही वॉन्ट बी एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड ही विल जस्ट फॉल इन लव विथ हर, राइट. ही विल फॉल इन लव विथ एन ग्रेगरी बिकॉज ऑफ हर ब्यूटीफुल हेयर, बिकॉज ऑफ हर प्रिटी हेयर, बिकॉज ऑफ हर गोल्डन कलर और वी कैन से हनी कलर्ड हेयर, ओके. सो पॉइंट यहाँ कहना चाह रहे हैं, वो एन ग्रेगरी से कह रहे हैं that because of your hair, because of the beauty of your hair, whenever any young man whenever he comes into your contact, whenever he sees your beautiful hair, he just falls in love with you, okay. और ऐसे में पॉइंट क्या कह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं that young man will face some kind of sadness, some kind of sorrow. Why? So आगे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी बात. आगे वो कह रहे हैं love you for yourself alone
एंड नॉट योर येलो हेयर। और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज वो जो यंग मैन है वो एन ग्रेगरी को चाहे वो जानता तक नहीं है डैट एन ग्रेगरी किस तरह की गर्ल है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसका क्या नेचर है, यानी कि उसकी जो इनर ब्यूटी है, उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है, उससे वो टोटली अनअवेयर है। बट उसकी जो बाहरी ब्यूटी है, राइट, उसकी जो आउटर अपीयरेंस है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो सिर्फ उसी से अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द उसकी फिजिकल अपीयरेंस ही वो उससे उसको लाइक करना स्टार्ट कर देगा, उसको लव करना स्टार्ट कर देगा, और उसका जो इनर सेल्फ है उससे वो टोटली अनअवेयर रहेगा। सो लाइफ में आगे जाके कभी ना कभी वो सैडनेस फील करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल एन ग्रेगरी को तो कभी जान ही नहीं पाया। उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है, उसका जो रियल नेचर है, उसका जो रियल इनर सेल्फ है, वो तो उसने कभी जाना ही नहीं। वो सिर्फ उसके आउटर लुक से, आउटर अपीयरेंस से ही अट्रैक्ट हो गया था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हर आउटर ब्यूटी वो उसको लाइक करना उसने स्टार्ट कर दिया था, राइट। सो पॉइंट यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, वो एन ग्रेगरी से बात कर रहे हैं, एंड द पॉइंट इज सेइंग दैट बिकॉज ऑफ योर आउटर ब्यूटी, राइट, सो शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल, एंड शी इज़ हैविंग वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन color hair. Okay, so the poet is saying that because of your beauty, because of your physical appearance, because of your outer beauty, or because of your golden color hair, whenever a young man will come into your contact, he just he will fall in love with you, right. He will not consider your inner self, he will not consider about your personality, about your nature, right, or about your other your other points of your personality, right. वो सिर्फ तुम्हारे सिर्फ आउटर लुक से अट्रैक्ट हो जाएगा, और आउटर लुक की वजह से ही विल स्टार्ट लाइकिंग यू, ही विल स्टार्ट हैविंग सम काइंड ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। बट वो तुम्हारे इनर पर्सनैलिटी को, तुम्हारा जो इनर सेल्फ है उसके बारे में वो कभी जान ही नहीं पाएगा, राइट। सो इसीलिए पॉइंट कर रहे हैं कि उसके जो गोल्डन कलर हेयर है वो क्या काम कर रहे हैं, दे आर लाइक रैम्पर्स। जिस तरह से रैम्पर्स जो होते हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं किसी कैसल की, किसी फोर्ट की, ये क्यों बनाई जाती हैं, इनका क्या काम होता है, दे आर द डिफेंसिव वॉल, दे आर द प्रोटेक्टिव वॉल, राइट। इनकी वजह से कोई भी आउटर जो व्यक्ति है, कोई भी आउटसाइड का जो पर्सन है, वो फोर्ट के अंदर, कैसल के अंदर एंट्री नहीं ले सकता, राइट। सो पॉइंट ने इस एन ग्रेगरी के जो ब्यूटीफुल हेयर है उनको कंपेयर किया है किसके साथ, रैम्पर्स के साथ। ओके, वो कह रहे हैं कि उसके जो ब्यूटीफुल हेयर है ये एक तरह से रैम्पर्स की तरह हैं, क्योंकि इन ब्यूटीफुल हेयर की वजह से कोई भी यंग मैन जो है वो यहीं तक आके रह जाता है। ये जो ब्यूटीफुल हेयर है ये किसी भी यंग मैन को एन ग्रेगरी के इनर सेल्फ तक जाने से रोक देता है, बिकॉज वो यहीं से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो और एन ग्रेगरी को जानना ही नहीं चाहते, वो उसकी रियल पर्सनैलिटी को जानना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ उसके ब्यूटीफुल हेयर की ब्यूटी में ही उलझ के रह जाते हैं, और वो उसको लाइक करना, उसको लव करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो पॉइंट कर रहे हैं कि उसके जो गोल्डन कलर, हनी कलर्ड हेयर हैं वो बिल्कुल रैम्पर्स की तरह काम कर रहे हैं, और वो इतने ब्यूटीफुल हैं कि कोई भी यंग मैन जो होता है वो सिर्फ उन्हीं को देख के अट्रैक्ट हो जाता है। और वो रैम्पर्स क्यों हैं, क्योंकि वो उस यंग मैन को एन ग्रेगरी की जो रियल पर्सनैलिटी है, जो उसका रियल एस्पेक्ट है, जो उसका रियल नेचर है, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते। वो भी एक तरह से प्रोटेक्टिव वॉल बना देते हैं, राइट। और जो यंग मैन है वो सिर्फ उस वॉल को देख के, और वी कैन से वो ब्यूटीफुल हेयर को देख के वो एन ग्रेगरी को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दे इवन डोंट केयर कि वो जाने दैट एन ग्रेगरी एक्चुअल में कैसी गर्ल है, उसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, उसका रियल नेचर क्या है, उसके बारे में वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, और वो सिर्फ उसके आउटर ब्यूटी से, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर। सो इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो एन ग्रेगरी से बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग विद एन ग्रेगरी एंड ही इज सेइंग दैट योर येलो कलर हेयर, योर गोल्डन कलर हेयर, योर हनी कलर हेयर लाइक अ रैम्पर, बिकॉज दे आर प्रिवेंटिंग, राइट, दे आर प्रिवेंटिंग एनी यंग मैन टू नो योर रियल पर्सनैलिटी, टू नो योर रियल सेल्फ, टू नो योर इनर सेल्फ। क्लियर। सो इस तरह से यहाँ फर्स्ट स्टैंजा जो है ये पॉइंट ने बोला है, और वो एन ग्रेगरी से बात कर रहे हैं। ये पॉइंट्स के डायलॉग है जो कि उन्होंने एन ग्रेगरी से कहे हैं। क्लियर। सो वो क्या कह रहे हैं लास्ट में, वो कह रहे हैं कि बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी यंग मैन को अगर वो तुमसे रियल लव करता है तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो सिर्फ तुमसे लव करे, राइट। अब सिर्फ तुमसे लव करने का मतलब है जो तुम योर सेल्फ हो, जो तुम्हारा इनर सेल्फ है, जो तुम एक्चुअल में तुम्हारी पर्सनैलिटी है, राइट। तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है वो बिल्कुल मैटर नहीं करना चाहिए, बल्कि रियल लव क्या होता है जो कि किसी पर्सनैलिटी से हम करते हैं, किसी पर्सन की जो
रियल पर्सनैलिटी होती है, उसका जो रियल नेचर होता है उससे करते हैं, राइट। सो पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि जो यंग मैन का अगर किसी का रियल लव है, सो रियल लव ऐसा होना चाहिए जो कि वो तुमसे लव करे, ना कि तुम्हारे ब्यूटीफुल येलो कलर हेयर से करे। लेकिन होता क्या है, तुम्हारे जो हेयर है वो इतने ब्यूटीफुल हैं कि उनकी वजह से जो यंग मैन है वो वहीं उन्हीं से अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो तुम्हें लाइक करना, तुमसे लव करना स्टार्ट कर देते हैं और तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी तक, जो तुम एक्चुअल में हो, जो तुम्हारा एक्चुअल में तुम्हारा इनर सेल्फ है, वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते, राइट। और इसी वजह से वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में फिर सैडनेस फील करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो एक ट्रू लव होता है, रियल लव होता है, वो किसी भी यू नो आउटर अपीयरेंस पे और फिजिकल अपीयरेंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो एक्चुअल में तुम्हारी रियल पर्सनालिटी से, तुम्हारे रियल नेचर से, जो तुम एक्चुअल में एज अ गर्ल तुम कैसी हो, उन चीज़ों से होना चाहिए, उन रीज़न से वो उन्हें, उस यंग मैन को तुम्हें पसंद करना चाहिए, तुमसे लव करना चाहिए, ना कि तुम्हारी किसी आउटर ब्यूटी से, तुम्हारी किसी फिजिकल अपीयरेंस से। ओके, clear? So this is the first stanza of the poem and let's discuss some of the literary devices जो इस stanza में यूज़ की गई हैं। So first of all let's discuss the rhyme scheme. So rhyme scheme जो है वो तीनों stanzas में same है। So let's see. So first word is man, first sound is man, so we will mark man as A. Second is despair, definitely it is a different sound, so we will mark despair as B. Okay. Next is colored, colored is again it is a different sound, it is neither like man nor like despair, so we will mark colored as C. Next is air, so despair air same, it will be again B. Next is alone, so alone जो है वो man से भी मैच नहीं हो रही, despair से भी नहीं हो रही, colored से भी नहीं हो रही, so we will mark alone as D. Okay. Next is hair, so hair, air, despair, yes they are similar, so we will mark hair also as B, right. So the rhyme scheme of first stanza is A B C B D B. Okay. और जो next stanza हम पढ़ेंगे, second stanza, third stanza, उन स्टेंजाज में भी इसी राइम स्कीम को फॉलो किया है। सेम राइम स्कीम इज देयर इन सेकंड स्टेंजा एंड थर्ड स्टेंजा। क्लियर? Apart from the rhyme scheme, some more literary devices that are used here is first of all metaphor. सो मेटाफर इज़ यूज्ड हियर। अब हमने बहुत बार मेटाफर लिटरेरी डिवाइस देख लिया है, सो आई एम वेरी मच श्योर आप सबको पता है व्हाट इज़ मेटाफर। मेटाफर इज़ ए लिटरेरी डिवाइस जहाँ पे हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, राइट। अ कंपैरिजन इज़ देयर बिटवीन टू थिंग्स दैट आर हैविंग सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी, सम काइंड ऑफ कॉमन फीचर्स, राइट। और यहाँ पे कंपैरिजन किसका किया गया है? द पोएट हैज कंपेयर्ड द गोल्डन कलर हेयर ऑफ एन ग्रेगरी विथ रैम्पर्ट्स, राइट। उन्होंने उसको रैम्पर्ट से कंपेयर किया है। वाई? क्योंकि जिस तरह से जो रैम्पर्ट्स होते हैं फोर्ट के, वो इतना प्रोटेक्टिव वॉल का काम करते हैं कि वो किसी भी आउटर पर्सन को अंदर एंटर नहीं होने देते, राइट। इसी तरह से पॉइंट ने कहा है कि जो एन ग्रेगरी के येलो कलर हेयर है वो इतने ब्यूटीफुल है, इतने प्रिटी हैं कि कोई भी यंग मैन जो होता है वो उन्हीं से अट्रैक्ट हो जाता है और उसके बाद वो एन ग्रेगरी की जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है, जो उसका इनर सेल्फ है, वहाँ तक पहुँचने की, उसको जानने की कोशिश ही नहीं करता है, राइट। सो जो गोल्डन कलर हेयर है वो बिल्कुल रैम्पर्ट्स का रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, सो ये जो कंपैरिजन किया गया है, ये कंपैरिजन जो है दिस इज एग्जांपल ऑफ मेटाफर। क्लियर? ओके, अपार्ट फ्रॉम द मेटाफर वन मोर लिटरेरी डिवाइस इज हियर, दैट इज इंजैपमेंट। So what is enjambment? Enjambment is a literary device where same sentence continues to the next line without any pause, without any punctuation mark. Okay, so जहाँ same sentence जो होता है वो next line में भी continue होता है और end में किसी भी तरह के punctuation mark का use नहीं किया जाता है, then this is an example of enjambment. So यहाँ पे हम देख सकते हैं despair, color, इनके बाद में कोई punctuation mark नहीं है, यहाँ पे कोमा का use किया गया है, right. So this is the example of enjambment. Clear? Next, see. But I can get a hair dye and set such color there brown or black or carrot that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. Okay, again this stanza is also written between inverted commas, so again this stanza is a dialogue, right. And now who is the speaker? Anne Gregory is the speaker. Okay, so the first stanza was spoken by the poet and now the speaker of second stanza is Anne Gregory.
beauty, right? So Anne Gregory is saying, she is replying, right? जो बात poet ने first stanza में बोली थी, now it is the turn of Anne Gregory, now she is replying, now she is presenting her point of view, right? So what she is saying that but I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot. So Anne Gregory अब इस बात का क्या रिप्लाई दे रही है, जब poet ने ये कहा that because of the beauty of your hair, right, because of the beautiful color of your hair, कोई भी young man जो होता है वो उसी से अट्रैक्ट हो जाता है, तुम्हारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, तुम्हारी जो आउटर ब्यूटी है वो उसी से अट्रैक्ट हो जाता है, और वो जो तुम्हारी इनर पर्सनालिटी है, जो तुम्हारा इनर सेल्फ है, वो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता, उसको बिल्कुल भी जानता ही नहीं है, और तुम्हारी सिर्फ फिजिकल ब्यूटी से वो अट्रैक्ट हो जाता है, तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी की वजह से वो तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें वो लव करता है, राइट? सो एन ग्रेगरी क्या कह रही है, वो यहाँ पे ये कहना चाहती है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है, जो आउटर ब्यूटी होती है, दैट इज चेंजेबल, दैट इज नॉट परमानेंट, राइट? सो वो कह रही है कि ओके, अगर ऐसा है कि दैट बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ माई हेयर सब लोग मुझसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, देन आई हैव अ सोल्यूशन, आई कैन चेंज द कलर ऑफ माई हेयर. ओके, सो शी इज सेइंग दैट आई कैन गेट अ हेयर डाई. वो कह रही है कि आई कैन अप्लाई सम काइंड ऑफ हेयर डाई, सम काइंड ऑफ हेयर कलर ऑन माई हेयर, और फिर ऐसे में मैं अपने बालों का जो कलर है वो अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती हूँ, राइट? सो शी इज ट्राइंग टू से कि जो आउटर ब्यूटी है दैट इज चेंजेबल, दैट इज नॉट परमानेंट, राइट? सो शी इज सेइंग दैट आई कैन चेंज द कलर ऑफ माई हेयर, आई कैन मेक माई कलर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, राइट? मैं किसी भी कलर का हेयर डाई यूज़ कर सकती हूँ, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन चेंज द कलर ऑफ माई हेयर, आई कैन मेक माई कलर लुक लाइक ब्राउन और ब्लैक और कैरेट. ओके, दैट यंग मैन इन डेस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर. ओके, सो नाउ शी इज सेइंग कि अगर मैंने अपने बालों का कलर चेंज कर लिया, अगर मैं ऐसा कर लूँगी, तब तो फिर जो यंग मैन है देन दे विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ सैडनेस, देन दे विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ सोरो. वाई? बिकॉज तब वो एक्चुअल में जो माई सेल्फ है, जो मेरा इनर सेल्फ है, जो मेरी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, जो मेरा एक्चुअल नेचर है, देन दे विल लव दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ, दैट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, नॉट माई फिजिकल अपीयरेंस, नॉट माई येलो कलर हेयर. ओके, सो जो एन ग्रेगरी है, शी इज़ ऑल्सो टोटली वो पॉइंट की बात से बिल्कुल टोटली एग्री करती है कि जो ट्रू लव होता है, रियल लव होता है, वो कभी भी आउटर ब्यूटी पे, फिजिकल ब्यूटी पे, फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. ओके, वो आपकी इनर सेल्फ, जो आपकी एक्चुअल सेल्फ है, एक्चुअल पर्सनैलिटी है, उससे होना चाहिए. ओके, सो जब एन ग्रेगरी इस बात को सुनती है पॉइंट की कि बिकॉज ऑफ हर आउटर ब्यूटी, बिकॉज ऑफ हर येलो कलर हेयर, जो जितने भी यंग मैन है वो उसकी आउटर ब्यूटी से ही लव करते हैं, आउटर ब्यूटी की वजह से ही उसे लाइक करते हैं. सो एन ग्रेगरी यहाँ पे कह रही है इन द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोम दैट आई हैव अ सोल्यूशन, आई वॉन्ट टू शो दैट आउटर ब्यूटी और द फिजिकल beauty or the physical appearance is changeable, it is not permanent, right? I can change the color of my hair, I can change the color of my hair to brown or black or to carrot, right? And then she is saying अगर ऐसा हो जाएगा तब जो young man है, तब वो मेरे येलो कलर से अट्रैक्ट नहीं होंगे, तब वो येलो कलर हेयर की वजह से मुझे लाइक नहीं करेंगे, तब तो वो मेरे एक्चुअल जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो मेरी एक्चुअल में मैं जैसी हूँ उस चीज़ से वो अट्रैक्ट होंगे, और उस चीज़ की वजह से वो मुझे लाइक करेंगे, मुझे लव करेंगे. ओके, सो दिस इज़ द रिप्लाई ऑफ एन ग्रेगरी. एन ग्रेगरी जो है वो पॉइंट की बात से बिल्कुल एग्री करती है दैट यस, जो ट्रू लव है, रियल लव है, दैट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन आउटर ब्यूटी और फिजिकल अपीयरेंस. वाई? बिकॉज फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट परमानेंट. किसी की भी फिजिकल अपीयरेंस एक जैसी कभी नहीं रहती है, राइट? टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली हर किसी की जो फिजिकल ब्यूटी होती है, जो आउटर ब्यूटी होती है, उसमें डिके आता है, राइट? लेकिन जो हमारा इनर सेल्फ होता है, जो हमारी रियल पर्सनैलिटी होती है, वो हमेशा सेम रहती है. ओके, सो अगर हम किसी पर्सन को लाइक करते हैं, सो वो लाइकनेस फिजिकल ब्यूटी पे, आउटर ब्यूटी पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, बट उसकी इनर सेल्फ के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए. क्लियर? सो यही बात एन ग्रेगरी ने यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में बोली है. Okay, so in this stanza we can see some of the literary devices. Rhyme scheme is the same as we have discussed earlier. In the first stanza it is die, it will be A, there it will be B, carrot is a new sound, it will be C, there despair same, it will be B, alone will be D,
here, now here, despair, there, they are same, so it will be B. Okay, so the rhyme scheme of second stanza is A B C B D B. Okay, so it is the same as we have discussed earlier in the first stanza also. Okay, and apart from the rhyme scheme, one more literary device is there, that is alliteration. Now what is alliteration? Alliteration is the repetition of the same consonant sound. Okay, so in this stanza we can see some examples of alliteration, like here in the second line, set and such. Okay, set, such. Okay, so both the words are having similar sound, right? Similarly, brown and black. Okay, again this is a repetition of the same consonant sound, brown, black. Okay, one more example is may, me and myself. Okay, so may, me, myself, again it is a repetition of the same consonant sound. So all these are the examples of alliteration in this second stanza. Okay, clear? Next, I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not for your yellow hair. Okay, so this is the third stanza of the poem, and again this stanza is written between inverted comma. So this is the dialogue, right? And now who is the speaker? Again one more time, the young man is the speaker, the poet is the speaker, right? So in the first stanza the poet was the speaker, and in the second stanza Anne Gregory was the speaker, right? She was replying, she was presenting her own point of view. Okay, and now in this third stanza one more time the poet is the speaker, the young man is the speaker. Okay, and what the poet is saying? The poet is saying that I heard an old religious man but yesternight declare. Okay, so in the second stanza we have read Anne Gregory ने क्या कहा था? She said that I can change the color of my hair. Okay, और तब क्या होगा? Then all the young men, they will attract to me because of my inner self, because of my real personality, not because of my outer beauty, or we can say not because of my physical appearance. Okay, so poet का इस बारे में क्या कहना है? Poet is saying that yesterday night only, yesterday night means yesterday night, right? So the poet is saying that yesterday night only I heard that there is one old religious man, and that old religious man declared something, right? So that man declared that he had found a text. Text means some kind of books, or we can say some writings. Okay, so the poet is saying that okay, if you want to change your color, if you want to change the color of your hair, okay, then let me tell you that yesterday night only I have heard that there is one old religious man. Okay, and that man declared that he has some kind of books, and those books prove that only God, my dear, could love you for yourself alone. Okay, so the poet is saying कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम अपने हेयर का कलर चेंज कर लोगी तब जितने भी यंग मैन है वो तुम्हारी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं होंगे, बट तुम्हारे इनर सेल्फ से अट्रैक्ट होकर तुम्हें लाइक करेंगे, देन लेट मी टेल यू ऐसा नहीं होगा. वाई? बिकॉज द पोएट इज सेइंग दैट यस्टरडे नाइट ओनली आई हैव हर्ड दैट देयर इज वन ओल्ड रिलीजियस मैन एंड ही डिक्लेयर्ड दैट ही हैज सम काइंड ऑफ बुक्स, सम काइंड्स ऑफ राइटिंग्स टू प्रूव दैट देयर इज गॉड ओनली, राइट? सो गॉड इज द वन, ही इज द only one who can love us because of yourself alone, right? So poet कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई young man because of your inner self तुम्हें love करे, because ऐसा करने वाले इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ गॉड हैं, राइट? सिर्फ गॉड ही हैं जो हमारी एक्चुअल सेल्फ की वजह से, हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी की वजह से हमें लव कर सकते हैं. हम इसके अलावा इन दिस एंटायर वर्ल्ड ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी की वजह से हमें लाइक करेगा, हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी की वजह से हमें लव करेगा. बाकी सबका लव, बाकी सबकी लाइकिंग्स जो हैं वो किस पर डिपेंड होती हैं? वो आउटर ब्यूटी पे डिपेंड होती हैं, राइट? या तो वो डिपेंड होती हैं हमारे लुक्स पे, हमारी अपीयरेंस पे. ओके, और वो डिपेंड हो सकती है कि हमारे पास कितना मनी है, हमारे पास हम कितने फेमस हैं, हमारे पास कितना नेम एंड फेम हमने अर्न किया है. सो इन सभी क्वालिटीज़ पे वो डिपेंड होता है उन सबका लव, उन सबकी लाइकिंग, ना कि हमारे इनर सेल्फ पे उनकी लाइकिंग डिपेंड होती है, राइट? सो पॉइंट यहाँ पे ये बिगेस्ट ट्रुथ बताना चाह रहे हैं, वो ये बात शेयर करना चाह रहे हैं कि ये जो एंटायर वर्ल्ड है, यहाँ पे जितने भी लोगों के रिलेशंस होते हैं, उनकी लाइकिंग्स होती है, उनके जो लव होता है वो एक्चुअल में डिपेंड होता है कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ पे, राइट? या तो वो दूसरों की फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल ब्यूटी पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ओके, या फिर उनके पास ज़्यादा पावर होता है, ज़्यादा मनी होता है, ज़्यादा फेम होता है, इस चीज़ पे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. बट ऐसा नहीं होता कि वो दूसरे पर्सन की इनर सेल्फ की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर इनर क्वालिटी
क्वालिटीज़, राइट, बिकॉज ऑफ देयर रियल क्वालिटीज़, रियल पर्सनैलिटी वो उनसे अट्रैक्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हमारी रियल पर्सनैलिटी, हमारी रियल क्वालिटी से अट्रैक्ट अगर कोई हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गॉड है, राइट। सो ये काम सिर्फ गॉड कर सकते हैं। गॉड इज़ द ओनली वन हु कैन अट्रैक्ट, हु कैन लाइक, हु कैन लव अस बिकॉज ऑफ आर रियल पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ आर एक्चुअल पर्सनैलिटी, ओके, एंड नॉट योर येलो हेयर। और जो गॉड का लव है हमारे लिए वो हमारे येलो हेयर की वजह से नहीं है। एंड यहाँ पे ये जो येलो हेयर है वो रिप्रेजेंट करता है आउटर ब्यूटीज़ को और वी कैन से फिजिकल अपीयरेंस को, ओके। सो पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं एन ग्रेगरी को कि चाहे तुम अपना हेयर कलर चेंज कर लो बट फिर भी अगर तुम ये चाहोगी कि जो यंग मैन है वो तो बिकॉज ऑफ तुम्हारी रियल क्वालिटीज़, बिकॉज ऑफ योर रियल पर्सनैलिटी तुम्हें लाइक करें, तो ऐसा नहीं होगा। बिकॉज सिर्फ गॉड ही है जो ऐसा काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम गॉड देयर इज़ नो वन हु कैन लाइक यू और हु कैन लव यू बिकॉज ऑफ योर इनर सेल्फ, बिकॉज ऑफ योर रियल पर्सनैलिटी, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें लाइफ में लव चाहिए, कुछ लाइकिंग्स चाहिए, तो वो सब तुम्हें तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी की वजह से, आउटर ब्यूटी की वजह से ही मिलेंगी, क्योंकि सभी का लव ऐसा ही होता है। सिर्फ गॉड होते हैं जो कि हमारे इनर सेल्फ की वजह से हमें लव कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में जो पॉइंट है वो एन ग्रेगरी की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते और कहते हैं कि ओके यू कैन ट्राई टू चेंज द कलर ऑफ योर हेयर बट स्टिल यू विल नॉट फाइंड दैट ट्रू लव इन योर लाइफ, बिकॉज सभी यंग मैन का लव ऐसा ही होता है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन आउटर ब्यूटी और वी कैन से फिजिकल अपीयरेंस। बिकॉज सिर्फ गॉड ही है जिनका जो लव है हमारे लिए वो किसी फिजिकल ब्यूटी पे, आउटर ब्यूटी पे डिपेंड नहीं करता है, बट गॉड हमसे लव करते हैं हमारी रियल क्वालिटीज़ की वजह से, हमारे रियल वर्च्यूज़ की वजह से, राइट। हम एक्चुअल में कैसे हैं, ओके। सो यहाँ पे पॉइंट एक और मैसेज ही देना चाहते हैं that if we want the love of God, right, अगर हम चाहते हैं कि गॉड हमसे लव करे तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी इनर क्वालिटीज़ को डेवलप करना होगा। हमें हमारे मन में अच्छी क्वालिटीज़, अच्छी वर्चूज़ हमें डेवलप करनी होंगी, राइट। हमें हमारे मन में सबके लिए अच्छी फीलिंग्स रखनी होंगी, अच्छे इमोशंस रखने होंगे, दैन ओनली जो गॉड है वो हमसे लव करेंगे, गॉड हमारे लिए अपना लव शो करेंगे, ओके। सो ये मैसेज भी पॉइंट यहाँ पे साथ साथ देना चाहते हैं कि हमारे मन में इल फीलिंग्स होनी चाहिए दूसरों के लिए, हमें दूसरों से हेट नहीं करना चाहिए, दूसरों से हमें जेलसी फील नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह की इल फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमारे मन में हमेशा काइंडनेस होनी चाहिए, राइट। सबके लिए लव होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए, बिकॉज इन्हीं इनर वैल्यूज़, इनर क्वालिटीज़ की वजह से जो गॉड हैं उनका लव हमें मिल सकता है, ओके। और जो बाकी रिलेशंस होते हैं इस वर्ल्ड में वो सब भी डिपेंड होते हैं आउटर ब्यूटी पे, फिजिकल ब्यूटी पे, राइट। और जो आउटर क्वालिटीज़ होती हैं, आपके पास कितना मनी है, कितना फेम है, राइट, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होती है। बट जो गॉड का लव है सिर्फ वो लव ऐसा है जो कि हमारी इनर ब्यूटी पे, हमारे इनर क्वालिटीज़ पे डिपेंड होता है, क्लियर। सो यहाँ पे पोएम ये कंप्लीट हो जाती है। सो इन दिस स्टेंजा अगेन वी कैन सी सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल राइम स्कीम इज़ द सेम एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। जो लास्ट टू स्टेंजास में थी द सेम राइम स्कीम इज़ हियर, दैट इज़ AB, CB and DB, okay. So here, there, declare, they are same, so they are BBB, okay. Apart from the rhyme scheme, one more literary device is here, that is anaphora. So what is anaphora? Anaphora is the repetition of the same word in the beginning of sentence, okay. So ये जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है that से, सेम जो फोर्थ सेंटेंस है उसके बाद स्टार्टिंग वर्ड है that, okay. So this is the example of anaphora, that and that, okay. So students, we have completed the poem here. I hope the poem is very much clear to you all. काफ़ी easy poem है, कुछ भी इसमें deeper meaning नहीं है, right. But the poem is having a very great message, a very good message for all of us, okay. So I hope the poem and all the literary devices that we have discussed, everything is very much clear to you all. In the next video we will see the comprehension part, we will solve the questions. So see you in the next video. Thank you.